जी तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हमने चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 7 देखना है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट या इसका एक दूसरा भी नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। इसको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं ये अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाया जाए और आंसर स्केलर की शक्ल में आए तो ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इसी तरह अगर दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पर आंसर वेक्टर की शक्ल में आएगा तो ऐसे प्रोडक्ट को बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये तो हमने वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिख दी। आगे अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि वेक्टर प्रोडक्ट को जाहिर करने का क्या तरीका है। तो इसको डिनोट किया जाता है दोनों वेक्टर्स के दरमियान एक क्रॉस लगाकर, इसीलिए तो इसे क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, यानी ए क्रॉस बी। अगर आप यहां पर क्रॉस नहीं लगाएंगे या आप दरमियान में डॉट लगा देंगे या दरमियान में कुछ भी नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर आपने वेक्टर प्रोडक्ट को जाहिर करना है तो आपको यहां पर क्रॉस यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन जरूर लगाना पड़ेगा। तो ये तो है वेक्टर प्रोडक्ट को जाहिर करने का तरीका। इसी क्रॉस की वजह से इस प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब आगे मैं आपको बताने वाला हूं इसका फॉर्मूला। फर्ज कर लें हमारे पास जो दो वेक्टर्स हैं ना, उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान फर्ज कर लें ए और बी, ये दो वेक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं और इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल बन रहा है थीटा। अब वेक्टर प्रोडक्ट को अगर फॉर्मूला की शक्ल में लिखें तो उसको कैसे लिखेंगे। तो देखें, सबसे पहले ए क्रॉस बी लेफ्ट हैंड साइड पे, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि इसको जाहिर करते हैं दरमियान में क्रॉस लगाकर, तो इक्वालिटी लगा के राइट हैंड साइड पे आपके पास आएगा ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड, यानी ए क्रॉस बी लिखकर मैंने साइड पे पैरेलल लाइंस लगा दी और साथ एक यूनिट वेक्टर आता है। इसमें जो यूनिट वेक्टर यूज किया जाता है उसे एन हैट से जाहिर किया जाता है। आपको याद होगा मैंने अभी आपको डेफिनेशन में बताया कि वेक्टर प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर की शक्ल में आता है। इसका मतलब है वेक्टर में तो दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यहां ए क्रॉस बी जो मैंने साइड पे पैरेलल लाइंस लगाई हैं, ये ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड को जाहिर कर रहा है। और यहां पर मैंने एक यूनिट वेक्टर लिखा है एन हैट, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूं। ये असल में क्या है, ये वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर है। अब मैं इसी फॉर्मूला को एक स्टेप मजीद आगे लिखता हूं, जरा गौर से देखते जाइएगा। ए क्रॉस बी लेफ्ट हैंड साइड पे, उसी तरह ये जो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड है ना, इस मैग्नीट्यूड का पता क्या फॉर्मूला होता है। फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड यानी ए की मैग्नीट्यूड, फिर सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड यानी बी की मैग्नीट्यूड, और फिर साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम यानी साइन ऑफ थीटा। इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान थीटा एंगल था ना, तो आपके पास साइन ऑफ थीटा आ गया। तो इन शॉर्ट हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला है वो आपके पास आ गया, ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा इनटू एन है। इसमें ये जो ए बी साइन थीटा वाला फैक्टर है ये ए क्रॉस बी यानी वेक्टर प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड को जाहिर कर रहा है, और ये जो एन हैट है ये वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन को जाहिर कर रहा है। अब मैं सबसे पहले आपको एन हैट के बारे में बताने लगा हूं, फिर हम आगे चल के ये देखेंगे कि एन हैट की डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है। एन हैट के बारे में एक ये बात आप याद रख लें, सबसे पहली बात कि ये वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन बताता है। दूसरी बात कि इसकी डायरेक्शन हमेशा दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगी। कौन से दो वेक्टर्स? जिन दो वेक्टर्स का हमने वेक्टर प्रोडक्ट लिया है, यानी ए और बी के परपेंडिकुलर होगी। मैं ये भी कह सकता हूं कि एन हैट की जो डायरेक्शन है वो ए और बी की प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। जरा गौर से देखिएगा, अभी जो मैंने दो वेक्टर फर्ज किए थे ए और बी, इनकी प्लेन इस वक्त कौन सी है? इस वक्त तो इनकी प्लेन वर्टिकल है, यानी आपकी जो स्क्रीन है यही इनकी प्लेन है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर इस प्लेन के लिहाज से बात की जाए तो एन हैट की डायरेक्शन क्या होगी, या तो आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी, क्योंकि इस प्लेन के परपेंडिकुलर यही दो डायरेक्शंस बन रही हैं।
ठीक है, ये बात भी आपने याद रखनी है। अब अगला पॉइंट मैं आपको ये बताने वाला हूं कि एन हैट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जो रूल यूज किया जाता है उसका नाम है राइट हैंड रूल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है क्योंकि इस रूल की आगे चल के काफ़ी जगहों पर आपको एप्लीकेशंस नज़र आएंगी, आपको बहुत जगहों पर ये रूल यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए आज आपने गौर से ये सुन लेना है और देख लेना है। तो मैं अब एन हैट की एग्जैक्ट डायरेक्शन बताने के लिए राइट हैंड रूल को डिस्क्राइब करने वाला हूं। जरा गौर से आपने मेरी बातें सुननी है। इसके लिए हम एक नई डायग्राम बनाने जा रहे हैं। मैं आपके सामने 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ना वो आपको दिखाने लगा हूं। ऊपर हम हेडिंग लिख लेते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एन हैट या टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। बात तो एक ही है। और साथ में नीचे हेडिंग लिख लेता हूं राइट हैंड रूल। अब इसको हम डिस्क्राइब करने लगे। राइट हैंड रूल को डिस्क्राइब करने के लिए मैं एक 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम सामने कंसिडर कर लेता हूं, जिसमें आपको ये एक्स एक्सिस नजर आ रही है, ये वाली लाइन जो है ये वाई एक्सिस नजर आ रही है, और ये जो आउटवर्ड लाइन है ये आपको जी एक्सिस नजर आ रही है। अब जो 2 वेक्टर मैंने फर्ज करने हैं ना वो मैंने इस प्लेन में फर्ज करने हैं ताकि आपके लिए राइट हैंड रूल को यूज करना आसान हो। मुझे जरा गौर से सुन के देख के बताएं कि ये कौन सी प्लेन है। जरा गौर से देखिएगा, ये जी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये कौन सी प्लेन है? यानी इस वक्त जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये असल में जी एक्स प्लेन है। ठीक है, बात क्लियर हो गई आपको। अब इस प्लेन के ऊपर मैं 2 वेक्टर फर्ज करने जा रहा हूं जो पहले मैंने स्क्रीन के ऊपर इस तरह से सामने फर्ज किए थे। अब मैंने क्या करना है, मैंने वेक्टर ए को इस तरफ कंसिडर कर लिया और वेक्टर बी को थोड़ा पीछे की तरफ कंसिडर कर लिया। मैं फर्ज कर रहा हूं कि इन दोनों वेक्टर्स की टेल ओरिजिन पर है और इनमें से वेक्टर ए थोड़ा सा आपकी तरफ है और वेक्टर बी थोड़ा सा आपसे अवे है, और इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई एंगल बन रहा है थीटा। राइट, इस बात को आपने गौर से समझ लेना है। मैं आपको ये जो 3D डायग्राम है इसको थोड़ा सा घुमा के भी दिखा देता हूं। अब अगला स्टेप ये है कि सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड करना है कि क्या हमने ए क्रॉस बी फाइंड करना है या बी क्रॉस ए फाइंड करना है। तो मैं ऐसा करता हूं, ऊपर हेडिंग लिख लेता हूं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जो यूनिट वेक्टर हमने ऊपर वाले फॉर्मूला में यूज किया था उसका नाम क्या था? एन हैट। यानी यहां भी मैं ब्रैकेट के अंदर लिख सकता हूं डायरेक्शन ऑफ एन हैट, क्योंकि जो एन हैट की डायरेक्शन है वही ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है। तो इसमें अब गौर से देखिएगा, जरा मुझे ये बताएं कि पहला वेक्टर कौन सा है? पहला वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर कौन सा है? दूसरा बी है। तो राइट हैंड रूल को यूज करने का सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने ये देखना है कि जिन 2 वेक्टर्स को हमने क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू या वेक्टर प्रोडक्ट के थ्रू मल्टीप्लाई करना है उनकी प्लेन कौन सी है। तो आपने ये पहले ही जान लिया कि उनकी प्लेन कौन सी है, एक्स जी प्लेन, इस डायग्राम के मुताबिक। अगला स्टेप ये है कि आपने रोटेशन को डिस्क्राइब कर देना है। सबसे पहले तो ये देखना है कि इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान छोटा एंगल कौन सा बन रहा है। जरा गौर करें, एक तो एंगल बन रहा है वो दूसरी तरफ से बड़ा एंगल, लेकिन छोटा एंगल कौन सा बन रहा है? ये मेरी तरफ वाला एंगल जिसे मैंने थीटा से जाहिर किया हुआ है, तो ये छोटा एंगल बन गया। तीसरा स्टेप ये है कि आपने सेंस ऑफ रोटेशन जो है उसको डिस्क्राइब करना है। अब जरा गौर करें, पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो हमने इस छोटे एंगल के थ्रू पहले वेक्टर की रोटेशन को डिस्क्राइब करना है टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर। अब पहला वेक्टर कौन सा है? पहला वेक्टर मैंने कहा था ये ए है और ये बी है। अच्छा, ऐसा करते हैं, आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, बल्कि ठीक है, ये ए है आपके पास और ये वाला वेक्टर जो है ना ये बी है। अब मुझे ये बताएं, ए को बी की तरफ अगर घुमाते हैं तो सेंस ऑफ रोटेशन क्या बनेगी? वो बनेगी इस तरह से, यानी बाहर से अंदर की तरफ। ऐसा ही है ना, ये मैं आपको एरो भी लगा के दिखा रहा हूं। अब आपने क्या करना है, अगले स्टेप में आपने अपने राइट हैंड को इस प्लेन के परपेंडिकुलर कर लेना है। अपने राइट हैंड को इस
प्लेन के परपेंडिकुलर कर लेना है। और फिर अगले स्टेप में आपने अपने राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनको इस सेंस ऑफ रोटेशन की तरफ घुमाना है। अब सेंस ऑफ रोटेशन क्या थी? ए से बी की तरफ। यानी गौर करें, ये वाला वेक्टर ए था, मैं ए से बी की तरफ घुमाऊं तो ये थंब किस तरफ जा रहा है? थंब ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसा ही है। और ऊपर कौन सा एक्सिस है? इस वक्त इस डायग्राम के मुताबिक वाई एक्सिस है। हम कह सकते हैं कि अगर हम इस ओरिएंटेशन की बात करें तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या है? वाई एक्सिस की तरफ है और इस वक्त वर्टिकली अपवर्ड है। ठीक है, मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूं कि आपने अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाना है थ्रू स्मॉलर एंगल। सबसे पहले मैंने स्मॉलर एंगल के थ्रू सेंस ऑफ रोटेशन बनाई थी और फिर राइट हैंड की फिंगर्स को मैंने घुमाया तो थंब ने मुझे क्या बताया? थंब ने मुझे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताई। अब ये जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आ रही है ये असल में कौन से यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है? एन हैट यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है। तो मैं सामने आपको फॉर्मूला भी लिखा हुआ दिखा रहा हूं और साथ ही साथ उसके साथ ये जो डायग्राम अभी अभी हमने बनाई है इसको भी साथ हम पेस्ट कर देते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि बी क्रॉस ए की भी डायरेक्शन हमें पता चले कि क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन सेम है। तो ये जरा चेक कर लेते हैं। अब मैं नीचे हेडिंग लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए। अच्छा, बी क्रॉस ए का पहले मैं एक छोटा सा फॉर्मूला लिख देता हूं। ठीक है, साथ ही हम यहां पर एक फॉर्मूला लिख देते हैं। बी क्रॉस ए में पहला वेक्टर कौन सा है? बी है। और दूसरा वेक्टर कौन सा है? ए है। तो देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर यानी बी, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर यानी ए, उसके बाद साइन ऑफ एंगल, इन दोनों के दरमियान एंगल क्या था? थीटा था। और यहां पर एक यूनिट वेक्टर आएगा, लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता कि क्या इसकी भी डायरेक्शन वही है जो ए क्रॉस बी की है। तो इसलिए मैं यहां पर कोई नए नाम से यूनिट वेक्टर फर्ज कर लेता हूं। इसका नाम मैं रख देता हूं एन हैट। ठीक है, सॉरी, एन प्राइम है। तो इसका नाम हम रख देते हैं जनाब एन प्राइम हैट। अब आपने जरा गौर से मेरी बातें सुननी है। जरा गौर करें, यहां जो मैग्नीट्यूड बी ए लिखी हुई है, जो बी ए मैग्नीट्यूड लिखी हुई है, ये तो हम ए बी भी लिख सकते हैं, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर जो यूनिट वेक्टर एन हैट है, इसकी डायरेक्शन पहले हमें पता लगानी पड़ेगी, फिर ही हमें पता चलेगा कि क्या ए क्रॉस बी वेक्टर और बी क्रॉस ए वेक्टर का आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके लिए मैं दोबारा से वही वाली डायग्राम आपके सामने लेके आ रहा हूं। एक डायग्राम की कॉपी तो मैंने ऊपर पेस्ट कर दी है और दूसरी डायग्राम जो है ना, अब दोबारा मैं सेम वैसे ही डायग्राम, इसमें एक्स जी प्लेन थी ये वाली, और ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था। अब मैं क्या करना चाहता हूं? अब मैं बी क्रॉस ए फाइंड करना चाहता हूं। ठीक है, अब पहला वेक्टर कौन सा है? बी। अब बी कौन सा है? बी उस तरफ था और ए आपकी तरफ था। अब हमने बी क्रॉस ए करना है, ऐसे घुमाना है, ऐसे, इस तरह से। ठीक है, अब इसके लिए हमें अपने राइट हैंड को इस तरह से प्लेस करना पड़ेगा। ज़रा गौर से देखिएगा, मुझे मजबूरन अपना राइट हैंड ऐसे करना पड़ रहा है ताकि मेरी फिंगर्स जो है इस तरह से घूम सकें, फिंगर्स इस तरह से घूम सकें। तो मुझे मजबूरन थंब को नीचे की तरफ करना पड़ेगा। अब ज़रा गौर करें, ये जो थंब है ये एक्स जी प्लेन के परपेंडिकुलर ही आ रहा है, लेकिन नीचे की तरफ। अब अगर ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस था तो नीचे कौन सा वाई एक्सिस है? ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो मैं कह सकता हूं कि बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है। यानी ए क्रॉस बी के मुकाबले में ऑपोजिट। जरा पहली डायग्राम को देखें, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या आ रही थी? ऊपर की तरफ आ रही थी। लेकिन बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या आ रही है? वो नीचे की तरफ आ रही है। इसका मतलब है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। जरा गौर से देखिएगा, क्या मैं बी क्रॉस ए की डायरेक्शन के साथ एन प्राइम हैट लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि एन हैट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और एन प्राइम हैट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो हम इधर एन प्राइम हैट लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो हमें ये बात समझ आ रही है कि एन प्राइम और एन हैट जो है ये एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर है, क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट है।
तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां मैं ब्रैकेट में आपको सामने शो कर देता हूं, n प्राइम हैट इज इक्वल टू माइनस n हैट। अब यही चीज जो है मैं उस फॉर्मूला में, जो फॉर्मूला थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिखवाया था, वहां पर पुट करने जा रहा हूं। वहां पर n प्राइम की जगह मैंने पुट कर दिया माइनस n हैट। अब नेगेटिव साइन हम बाहर ले आते हैं तो देखें अंदर आगे क्या कुछ बच गया। आगे बच गया जी a b साइन ऑफ थीटा इंटू n हैट। ये तो a क्रॉस b का फॉर्मूला था। ऊपर वाला फॉर्मूला जरा चेक करें, मैं वहां से आपको एरो लगा के दिखा देता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हमने साबित कर दिया है कि b क्रॉस a वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ a क्रॉस b वेक्टर। यानी क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ कि वेक्टर प्रोडक्ट में अगर तरतीब को उल्टाया जाए तो एक नेगेटिव वेक्टर आंसर में मिलता है। यानी वेक्टर प्रोडक्ट में तरतीब उल्टाने से आंसर सेम नहीं आता। तरतीब उल्टाने से क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट में ए और बी की तरतीब को उल्टाने से आंसर उल्टा मिलता है। यानी आंसर की मैग्नीट्यूड तो सेम होती है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। बात समझ आ रही है? यानी हम कह सकते हैं कि b क्रॉस a इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ a क्रॉस b, या b क्रॉस a एंड a क्रॉस b आर नॉट इक्वल। ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर हम इक्वालिटी का साइन लगाना चाहते हैं तो हमें एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, फिर इक्वालिटी का साइन आएगा। तो इस बात से एक और बात साबित हो गई। साबित हम ये कर चुके हैं जनाब कि a क्रॉस b और b क्रॉस a आपस में इक्वल नहीं है। कैसे इक्वल नहीं है? क्योंकि इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट आ रही हैं। सो वी कैन से दैट a क्रॉस b and b क्रॉस a are not equal, so we can say that वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में साबित किया था कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है, लेकिन यहां हमने राइट हैंड रूल को यूज करते हुए ये बात साबित कर दी है कि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास एक पॉइंट आ गया जो स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को एक दूसरे से अलग करता है। ठीक है, ये बात भी आपने याद रखनी है। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ जाने लगा हूँ। गौर से मेरे साथ चलते जाएं, बड़ा आसान है, नेक्स्ट कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब हम हेडिंग लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक तो हमने अभी अभी साबित कर दी, दैट वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। तो पहली प्रॉपर्टी तो जनाब यही आ गई, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। क्यों कम्यूटेटिव नहीं है? क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। जब हम तरतीब को उल्टाते हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट का आंसर उल्टा आ जाता है, यानी आंसर में जो वेक्टर आता है वो रिवर्स आता है, उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी जो है ये हम लिखने जा रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स। यानी इसमें हम ये देखेंगे कि अगर दो वेक्टर्स जिनका आपस में एंगल 90 है तो फिर क्या होगा। तो सामने मैं दो वेक्टर आपको इमेजिन करवा देता हूं जो आपको नजर भी आ रहे हैं। ए और बी के दरमियान फर्ज कर लें एंगल 90 है। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले मैं फॉर्मूला में ये बात वैल्यू पुट करके आपको वैल्यू दिखा देता हूं। देखें ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा, आगे एन हैट। अब थीटा की जगह आप क्या पुट करेंगे? 90, और साइन 90 का आंसर मैक्सिमम यानी 1 आता है। तो चूंकि साइन 90 का आंसर मैक्सिमम आ गया है तो हम कह सकते हैं, अब बाकी क्या बच गया जी, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड इनटू एन हैट। हम कह सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज मैक्सिमम। वेक्टर प्रोडक्ट परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो है उसका आंसर मैक्सिमम आता है। और साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि इस एन हैट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए वही वाला राइट हैंड रूल है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अब हम इसी परपेंडिकुलर वेक्टर्स वाली जो प्रॉपर्टी है इसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, इसको अप्लाई करने जा रहे हैं रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स में। आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर स्केलर प्रोडक्ट में भी आपको आई हैट, जे हैट और के हैट के बारे में
बताया था कि वहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट कैसे बिहेव करेगा। यहाँ पर भी हम आई, जे और के का अगर आपस में वेक्टर प्रोडक्ट करवाएंगे तो ये चूंकि आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स वाली प्रॉपर्टी इस पे पूरी लागू हो सकती है। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको आई हैट, जे हैट और के हैट, ये तो आप जानते हैं आई हैट किस तरफ होता है एक्स एक्सिस की तरफ, जे हैट किस तरफ होता है वाई एक्सिस की तरफ, और के हैट किस तरफ होता है जी एक्सिस की तरफ, और इनका म्यूचुअली आपस में एंगल कितना होता है 90 डिग्री का। अब अगर मैं आई और जे का क्रॉस लेता हूं तो जरा चेक करें क्या आएगा। ऊपर फॉर्मूला में जरा देखिएगा क्या आया था, पहले की मैग्नीट्यूड दूसरे की मैग्नीट्यूड इनटू एन हैट, तो यहां भी ऐसा ही आएगा। यानी अगर मैं आई क्रॉस जे लिखूं तो क्या आएगा, पहले की मैग्नीट्यूड यानी आई की मैग्नीट्यूड, फिर दूसरे की मैग्नीट्यूड यानी जे की मैग्नीट्यूड, और फिर यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर यहां पर क्या आएगा, अगर मैं उसको एन हैट का नाम दे दूं तो उसकी डायरेक्शन मुझे राइट हैंड रूल से फाइंड करनी पड़ेगी। तो जरा गौर से देखिएगा कि अगर मैं आई को जे की तरफ घुमाऊं तो मेरा थंब किस तरफ आता है, आई मेरी तरफ था ना, जे ऊपर की तरफ था और के बाहर की तरफ था। तो अगर मैं आई को, अब आई मेरी तरफ है, इस तरफ मैंने ऐसे घुमाना है, आई को जे की तरफ घुमाना है, ठीक है। तो आप गौर करें, राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे ही घुमाऊंगा ना, इस तरह से, ठीक है। आई मेरी तरफ है, जे ऊपर की तरफ है, तो मैंने इस तरह घुमाया। साथ साथ मेरे हाथ की रोटेशन को देखें और साथ साथ जो डायग्राम बन रही है उसको देखें, ठीक है। आई मेरी तरफ, जे ऊपर की तरफ, आई क्रॉस जे, तो थंब ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ आ रहा है, यानी थंब किस तरफ आ रहा है, जी एक्सिस की तरफ, और जी एक्सिस की तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, के है। तो हम कह सकते हैं कि आई क्रॉस जे किसके इक्वल आ गया, के हैट के। इसी तरह अगर मैं जे क्रॉस के निकालूं तो वो किसके इक्वल आएगा, वो आई हैट के इक्वल आएगा। जरा गौर से देखिएगा कैसे, जे इस तरफ है, के इस तरफ है, तो जे ऊपर की तरफ, के इस तरफ, थंब मेरी तरफ आ रहा है, इसका मतलब है ये आई हैट आंसर दे रहा है। इसी तरह अगर मैं के क्रॉस आई निकालूं, के क्रॉस आई, के बाहर की तरफ है, आई मेरी तरफ है, के बाहर की तरफ ऐसे घुमाना है ना, इस तरह से के को आई की तरफ यानी इस तरफ घुमाना है, तो आपके पास थंब किस तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ। इसका मतलब है कि ये जे की तरफ आंसर दे रहा है। तो हम सामने लिख भी देते हैं, आई क्रॉस जे किसके इक्वल आ गया, के, जे क्रॉस के किसके इक्वल आ गया, आई के, और के क्रॉस आई किसके इक्वल आ गया, जे के। और अगर मैं इनका ऑर्डर उल्टा दूं तो अभी मैं ऊपर आपको नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो मैं बता रहा था कि वेक्टर प्रोडक्ट नॉन कम्यूटेटिव होता है, वहां अभी अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि अगर वेक्टर प्रोडक्ट में तरतीब को उल्टाया जाए तो एक नेगेटिव साइन आ जाता है। तो यहां भी ऐसा ही होगा। अगर मैं आई क्रॉस जे की जगह जे क्रॉस आई कर दूं, मैं नीचे अलग से आपको दिखा देता हूं, तो जे क्रॉस आई किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के हैट के। इसी तरह अगर जे क्रॉस के की बजाय के क्रॉस जे कर दिया जाए तो फिर ये माइनस आई हैट के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह अगर के क्रॉस आई की जगह आई क्रॉस के कर दिया जाए तो ये माइनस जे के इक्वल हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको इसकी सेकंड प्रॉपर्टी को डिटेल में बता दिया। अब हम मूव करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। जो वेक्टर प्रोडक्ट की थर्ड प्रॉपर्टी है ये पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बारे में है। अब फर्ज कर लें दो वेक्टर्स पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं। अगर पैरेलल होंगे तो एंगल 0 होगा और अगर एंटी पैरेलल हैं तो फिर एंगल 180 होगा। दोनों सूरतों में जरा गौर करें, अगर मैं a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन हैट, इसकी जगह थीटा की जगह चाहे मैं 0 पुट करूं चाहे मैं थीटा की जगह 180 पुट करूं, दोनों सूरतों में आंसर तो 0 ही आएगा। और साइन का आंसर जब 0 आएगा तो वेक्टर प्रोडक्ट की सारी मैग्नीट्यूड कितनी हो गई, 0 हो गई। लेकिन आप गौर करें इस 0 के साथ एक एन हैट यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है और ये बात अभी लेक्चर के शुरू में हमने देखी कि वेक्टर प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर की शक्ल में आता है। तो जब वेक्टर की मैग्नीट्यूड 0 हो जाए तो उस वेक्टर को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं जनाब नल वेक्टर। ये आपको शुरू वाली डेफिनेशंस में हमने बताया था। सो हम कह सकते हैं कि पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स के केस में वेक्टर प्रोडक्ट का आंसर क्या आता है, नल वेक्टर आता है। अब सेम यही चीज मैं सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट में भी बता सकता हूं। कैसे? यानी अगर मैं दोनों वेक्टर एक जैसे फर्ज कर लो, यानी ए क्रॉस ए, सही है, जरा सामने देखें, मैं बॉक्स में आपको अलग से दिखा रहा हूं। अगर मैं ए क्रॉस ए कर लूं तो वेक्टर अपने साथ तो पैरेलल ही होता है, एंगल कितना आएगा 0।
और जब एंगल 0 आएगा तो साइन 0 क्या हो गया, 0, सारा कुछ 0, यानी इसका भी आंसर क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा। यहां आपने 0 नहीं बोलना, आपने नल वेक्टर बोलना है, क्योंकि हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। इसके बाद मैं इसी चीज को रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स में अप्लाई करना चाहता हूं, यानी आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ। तो जरा सोच के बताएं, मेरा ख्याल है आप ये बात खुद से ही समझ पा रहे हैं कि अगर मैं आई क्रॉस आई लिखूंगा तो उसका भी आंसर क्या आएगा, नल वेक्टर, यानी 0 के ऊपर एरो का निशान। इसी तरह जे क्रॉस जे क्या आएगा, उसका भी आंसर नल वेक्टर। के क्रॉस के आएगा, उसका भी आंसर नल वेक्टर। तो ये मैंने आपको थर्ड प्रॉपर्टी डिटेल में समझा दी। अब मैं इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी आपको बताने जा रहा हूं। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है ना, उसका ताल्लुक पैरेललोग्राम के साथ है। पैरेललोग्राम क्या होती है? पैरेललोग्राम जो है ना, आप यूं समझ लें कि एक रेक्टेंगल है जिसको हमने थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दिया है, यानी इसकी आप गौर करें, सामने आपको डायग्राम नजर आ रही है। अभी मैं फोर्थ प्रॉपर्टी ये करवाने जा रहा हूं और डायग्राम में आपको एक पैरेललोग्राम नजर आ रही है। पैरेललोग्राम की पहचान ये है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स की लेंथ आपस में सेम होती है, ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती है और कोई भी एंगल 90 का नहीं होता। तो फर्ज कर लें ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है। अब इस पैरेललोग्राम में हम दो वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं। कौन कौन से दो वेक्टर? एक इसकी इस साइड वाला जो वेक्टर है उसे मैं ए कह देता हूं, और जो ये वाली साइड है, टेढ़ी साइड, इसको मैं वेक्टर बी कह देता हूं। और गौर करें, दोनों वेक्टर्स की टेल्स आपस में मिल रही हैं। फर्ज कर लें इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल है थीटा। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं वेक्टर बी को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूं। तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व करते हैं, आप पिछले लेक्चर्स में जाएं, आपको याद होगा हमने वेक्टर को जो प्लेन में था उसको एक्स और वाई कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया था। तो इसको भी बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। तो वेक्टर बी का जो एक्स कंपोनेंट है वो बिल्कुल वेक्टर ए के ऊपर, उसका बिल्कुल सीधा वेक्टर बी के हेड से 90 के एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करें। तो ये देखें, वेक्टर ए का ये वाला जो हिस्सा है जिसको अभी अभी मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये वेक्टर बी का कंपोनेंट है वेक्टर ए के ऊपर। और ये कौन सा होगा? अगर मैं वेक्टर ए को एक्स एक्सिस फर्ज कर लूँ, वैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो थीटा वाली साइड पे कंपोनेंट होता है ना, वो हमेशा एक्स कंपोनेंट होता है। तो जाहिर बात है इसके साथ क्या आएगा, बी कॉस थीटा, क्योंकि एक्स कंपोनेंट हमेशा कॉस की शक्ल में आता है। इसी तरह जो थीटा के सामने वाला कंपोनेंट है, वो जो सामने परपेंडिकुलर आपको नजर आ रहा है, इसको हम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बी बोलेंगे। और वर्टिकल कंपोनेंट के साथ हमेशा क्या आता है, साइन थीटा। तो अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड लिखूं तो वो बनेगी बी साइन थीटा। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं असल में इस पैरेललोग्राम के अंदर जो एरिया है टोटल, उसको मेजर करना चाहता हूं। तो पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला होता क्या है, उसको जनरलाइज वे में अगर मैं लिखूं तो ये बनेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। अब जरा गौर से सोच के बताएं इसकी बेस क्या है। बेस तो इसकी है पूरे के पूरे वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड यानी लंबाई। तो बेस की जगह मैंने लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी खाली ए लिख दिया, ऊपर एरो का निशान लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो जरा गौर करें, इस पैरेललोग्राम की हाइट क्या है, ये बिल्कुल वेक्टर बी का वर्टिकल कंपोनेंट है। सो हम कह सकते हैं कि हाइट की जगह हमारे पास आ गया बी साइन थीटा। अब जरा गौर करें, यहां पर ए बी साइन थीटा आपको लिखा नजर आ रहा है, लेकिन इसके साथ कोई यूनिट वेक्टर नहीं है। इसका मतलब है ये वेक्टर प्रोडक्ट की सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ए क्रॉस बी और साइड पे पैरेलल लाइंस, जो मैंने लेक्चर के शुरू में भी आपको बताई थी। सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो वेक्टर प्रोडक्ट की जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, जो मैं अभी अभी आपको करवा रहा था, असल में ये क्या है, ये हमें ये बताती है कि अगर किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स पर दो वेक्टर्स मौजूद हैं, उन दोनों वेक्टर्स की वेक्टर प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड है, ये हमें क्या बताती है, इट गिव्स अस द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। कौन से दो वेक्टर्स? जिन दो वेक्टर्स को हमने इस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स के ऊपर रखा हुआ है।
तो ये तो थी इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब हम इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ आने लगे हैं। जैसे आपको याद होगा, स्केलर प्रोडक्ट की जो फिफ्थ प्रॉपर्टी थी वो भी थी इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसी तरह जो वेक्टर प्रोडक्ट की फिफ्थ प्रॉपर्टी है ना, ये भी इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। तो फर्ज कर लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड बी। वेक्टर ए जो है ये भी तीन कंपोनेंट्स है इसके, यानी ये भी स्पेस में है। इसको हम लिख देते हैं जी ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। इसी तरह वेक्टर बी के भी तीन कंपोनेंट्स हैं, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। अब इन दोनों को हमने क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, पहले वेक्टर ए सारा का सारा, फिर क्रॉस का साइन, उसके बाद वेक्टर बी सारा का सारा। अब बारी बारी इनको हमने उसी तरह मल्टीप्लाई करना है जिस तरह स्केलर प्रोडक्ट में पिछले टॉपिक में हमने किया था। लेकिन उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पर आपने डॉट की बजाय क्रॉस लिखना है। तो मैं सबसे पहले सेम वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करवाने लगा हूँ, थोड़ा जल्दी करवा दूंगा क्योंकि वही सारा कुछ है, बस डॉट की जगह क्रॉस आना है। तो देखिए ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई आ गया, फिर ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे आ गया, उसके बाद ए एक्स बी जी आई क्रॉस के आ गया। इसी तरह आपके पास ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, इसी तरह ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, इसी तरह ए वाई बी जी जे क्रॉस के आ गया। इसी तरह जो तीसरा है फर्स्ट वेक्टर का जो तीसरा एलिमेंट है ए जी के, उसको भी बाकी तीनों से मल्टीप्लाई कर दें, यानी ए जी बी एक्स के क्रॉस आई, इसी तरह ए जी बी वाई के क्रॉस जे, इसी तरह ए जी बी जी के क्रॉस के। अब इसमें आप जरा और से देखिएगा, जहां आई क्रॉस आई लिखा हुआ है जो पहली टर्म है, इसी तरह जो पांचवी टर्म आपको नजर आ रही है जे क्रॉस जे, और जो नाइन्थ टर्म आपको नजर आ रही है के क्रॉस के वाली, इनका तो रिजल्ट नल वेक्टर आएगा, यानी जीरो मैग्नीट्यूड आएगी, क्योंकि ये सिमिलर यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आई क्रॉस आई भी नल वेक्टर होता है, जे क्रॉस जे भी नल वेक्टर होता है, के क्रॉस के भी नल वेक्टर होता है। साथ में आपको वो प्रॉपर्टी भी दिखा रहा हूँ जिसमें हमने आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के को नल वेक्टर प्रूव किया था। वो पूरी जो इक्वेशन है वो आपको साथ नजर आ रही है। अब जो दूसरी टर्म है, दूसरी टर्म में क्या है, आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे किसके इक्वल होता है, के हैट के। इसी तरह जो तीसरी टर्म है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है आई क्रॉस के क्रॉस आई किसके इक्वल था, प्लस जे के। तो आई क्रॉस के किसके इक्वल होगा, माइनस जे के। उसको हमने यहां पर रिप्लेस कर दिया। जो चौथी टर्म है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है जे क्रॉस आई। आई क्रॉस जे किसके इक्वल था, वो तो था प्लस के इक्वल, तो फिर जे क्रॉस आई किसके इक्वल होगा, माइनस के इक्वल। पांचवी प्रॉपर्टी, पांचवी जो टर्म है वो तो वैसे ही नल वेक्टर हो गई थी। अब छठी टर्म पे आए, छठी टर्म में क्या लिखा हुआ है, छठी टर्म में लिखा हुआ है जे क्रॉस के। अब जो जे क्रॉस के है ये किसके इक्वल होता है, ये तो आई के इक्वल होता है, तो यहां पर हमने आई हैट लिख दिया। सातवीं टर्म में क्या है, सातवीं टर्म में है जनाब के क्रॉस आई, और के क्रॉस आई किसके इक्वल होता है, आई हैट के इक्वल होता है। इसी तरह आठवीं टर्म में क्या लिखा हुआ है, आठवीं टर्म में लिखा हुआ है के क्रॉस जे। जे क्रॉस के किसके इक्वल था, प्लस आई के, और के क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, माइनस आई के। और नामी टर्म तो वैसे ही नल वेक्टर हो गई थी। अब इसमें आप गौर करें, मैं कुछ टर्म्स को हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ। इसमें एक दो टर्म्स हैं जो इस वक्त आपको हाईलाइटेड नजर आ रही हैं एक कलर में, जिसमें आपको यूनिट वेक्टर आई नजर आ रहा है। इसी तरह दो दूसरी टर्म्स हैं जिनमें आपको यूनिट वेक्टर जे नजर आ रहा है, और दो तीसरी टर्म्स हैं मतलब एक और पेयर है दो टर्म्स का जिसमें आपको के हैट नजर आ रहा है। इनको मैंने अलग अलग कलर के साथ इन तीनों पेयर्स को मैंने यहाँ पर आपको हाईलाइट करके दिखा दिया। अब यहाँ हमने क्या करना है, हमने आई वाली टर्म्स में से आई को कॉमन कर लेना है, जे वाली टर्म्स में से जे को कॉमन कर लेना है, के वाली टर्म्स में से के को कॉमन कर लेना है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल करना है कि जो जे वाली टर्म है ना, उसमें हमने नेगेटिव साइन को भी कॉमन निकालना है।
तो जे वाली टर्म में देखें, जिस टर्म के साथ इस वक्त आपको पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा है, जब ये ब्रैकेट के अंदर जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी। और जिस टर्म के साथ, जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, जिस टर्म के साथ आपको इस वक्त नेगेटिव साइन नज़र आ रहा है, ये ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव हो जाएगी। और जिसमें पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा था वो ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि हमने नेगेटिव साइन को भी बाहर निकालना है। सिर्फ कौन सी टर्म की बात कर रहा हूँ? जे वाली टर्म की। तो देखें, जो पहली टर्म है इसमें ब्रैकेट के अंदर आपको लिखा नज़र आ रहा है AY BZ और AZ BY, और दरमियान में एक नेगेटिव साइन है और बाहर आपको I हैट नज़र आ रहा है। इसके साथ माइनस G हैट आप देख रहे हैं, और ब्रैकेट के अंदर क्या नज़र आ रहा है? ब्रैकेट के अंदर आपको नज़र आ रहा है AX BZ और AZ BX, और दरमियान में नेगेटिव साइन। इसी तरह आपको तीसरा जो एक नज़र आ रहा है, प्लस J हैट बाहर आ गया इसमें, और फिर प्लस आ गया, और ब्रैकेट के अंदर अब आपको नज़र आ रहा है AX BY माइनस AY BX, और बाहर आपको K हैट नज़र आ रहा है। तो ये है जनाब एक पूरी काफ़ी सारी कैलकुलेशन के बाद फाइनल रिजल्ट। अब ये जो रिजल्ट है ना, मैथमेटिक्स में जब किसी वेक्टर का डिटर्मिनेंट लेना होता है ना, जो आपने स्कूल क्लासेस में पढ़ा होगा, तो वो जब ओपन करते हैं ना डिटर्मिनेंट को, मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं तो उसका बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला आता है। लेकिन वो कैसा मैट्रिक्स है या कैसा डिटर्मिनेंट है वो मैं आपको सामने लिखवा देता हूँ। उसमें सबसे पहले ऊपर वाली रो आएगी I J K, दूसरी रो आपके पास आएगी वेक्टर A के कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड, यानी AX I का कोफिशिएंट, AY J का कोफिशिएंट, AZ K का कोफिशिएंट। इसी तरह तीसरी रो में आएगा B वाले तीनों कोफिशिएंट्स, यानी BX I का कोफिशिएंट I के नीचे, और BY तीसरी रो में J के नीचे, और जो BZ है ये तीसरी रो में K के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट जब हम लेते हैं तो ये ऊपर वाली इक्वेशन बन जाती है। तो हमने एक बैक स्टेप करके इसको लिख लिया। ठीक है, मैं आपको मैट्रिक्स को ओपन करने का तरीका बता देता हूँ, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि भाई ये जो ऊपर इतनी बड़ी बला है, इसको हमने इस तरह छोटा सा कंपोज करके कैसे लिख दिया है। तो मैं अब आपको उल्टा बताने लगा हूँ कि इस मैट्रिक्स को ओपन करेंगे तो ऊपर वाली इक्वेशन कैसे आएगी। तो मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट को ओपन करने का जो मेथड है वो ये है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले तो हम ये सोच लेते हैं कि हमने फर्स्ट रो को इस्तेमाल करते हुए इस डिटर्मिनेंट को ओपन करना है। अब अगला स्टेप क्या है कि फर्स्ट रो में जो पहला एलिमेंट है, जो इस वक्त I हैट आपको नज़र आ रहा है, इसको हम लिखेंगे जैसे आपको ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मैं साथ साथ हाईलाइट करता जा रहा हूँ ऊपर वाली इक्वेशन को, बजाय इसके कि हम नए सिरे से इक्वेशन लिखें, हम ऐसा करते हैं ऊपर वाली इक्वेशन को ही हाईलाइट करते जाते हैं। जो जो मैं बोलता जाऊंगा वो हाईलाइट होता जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो सेम वही फॉर्मूला बन जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। अब देखें, सबसे पहले हमने पहले एलिमेंट को लिखा, फिर क्या करना है, पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ दिया जो इस वक्त आपको थोड़ा डिम नजर आ रहे हैं, और इस वक्त बाकी जो चार एलिमेंट्स हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई पता कैसे करते हैं, लेफ्ट साइड पे जो टॉप वाला है उसको राइट साइड वाले बॉटम से, और फिर माइनस का साइन आएगा, और फिर लेफ्ट साइड जो बॉटम है इसको राइट साइड टॉप से इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे यहाँ पर इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहली टर्म क्या आएगी, AY BZ जो आपको वहां पे नजर आ रही, और फिर माइनस का साइन, और दूसरी टर्म क्या आएगी BY AZ या AZ BY भी लिखने बात एक ही। ठीक है, इसी तरह दूसरा स्टेप क्या है, फिर अब बारी है J की। J के साथ नेगेटिव साइन लगाना है। ये भी आप याद कर लें कि जो दूसरा एलिमेंट है उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, पहले के साथ पॉजिटिव, दूसरे के साथ नेगेटिव, और तीसरे के साथ फिर पॉजिटिव। अब J की बारी है, J के साथ हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। देखिए आपको ऊपर नेगेटिव साइन हाईलाइटेड नजर आ रहा है और साथ J हैट भी लिखा नजर आ रहा है। अब J वाली रो को और J वाले कॉलम को छोड़ा जो इस वक्त आपको डिम नजर आ रहे हैं। अब आपने किन किन को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से AX और BX को, और इधर से AZ और
बी जी को। तो ए एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बी जी के साथ, फिर माइनस का साइन आएगा, और फिर बी एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए जी के साथ, जो आपको वहां उस इक्वेशन में हाईलाइटेड भी नजर आ रहा है। उसके बाद किसकी बारी है, अब बारी है जनाब के की। तो के जो है इसको हम लिख लेंगे के हैट को। अब क्या करेंगे, अब हम के वाली रो को और के वाले कॉलम को छोड़ देंगे। इस वक्त मैंने आपको ये डिम करके दिखा दी है। और अब क्या बाकी बचा, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हमने मल्टीप्लाई कर देना है। आपके पास क्या आएगा, ए एक्स बी वाई माइनस ए बी एक्स ए वाई, जो आपको ऊपर हाईलाइटेड भी नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो दो वेक्टर्स को हमने इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई किया था क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू, उसको हम इस डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट लिखने का तरीका क्या है, जो आपने अपने जहन में बिठा लेना है, वो ये है कि सबसे पहली रो में आई जे और के आएंगे तरतीब से, फिर दूसरी रो में पहले वेक्टर के कोरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड आएगी, और फिर तीसरी रो में दूसरे वेक्टर के कोरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड आएगी। जी, तो अब मैं आपको वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल्स बताता हूँ। इसकी दो एग्जांपल्स आपकी बुक में हैं, अभी फ़िलहाल आप वही वाली याद करेंगे। बेसिकली ये जो टॉपिक्स है ये हम आगे चल के पढ़ेंगे भी, इसलिए अभी जस्ट आपने एग्जांपल का फॉर्मूला जो है वो याद रखना है। तो सबसे पहली एग्जांपल है टॉर्क। टॉर्क जो है ना, इसका थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ। वैसे अगला टॉपिक हमारा टॉर्क ही है, जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाएं और वो ऑब्जेक्ट घूमना शुरू कर दे तो इसे बोलते हैं टॉर्क। अब फोर्स भी लगा रहे हैं, किसी पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं, उस पॉइंट का कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर भी है, तो टॉर्क को डिफाइन कैसे किया जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था, एंड फोर्स वेक्टर एफ। और टॉर्क को सिंबॉलिकली टॉ से जाहिर किया जाता है। ये एक सिंबल है जिसको टाउ बोलते हैं, जो आपको इस वक्त लिखा नजर आ रहा है। सो टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। इसी तरह दूसरी इसकी एग्जांपल है, ये आप पार्ट 2 में जाके ये टॉपिक पढ़ेंगे, अभी जस्ट आपने ये एग्जांपल याद रख लेनी है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल, जिसको हम स्मॉल क्यू से जाहिर कर रहे हैं, ये किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर v वेलोसिटी से जा रहा हो, तो इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है, जिसका फॉर्मूला वेक्टर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए लिखा जाता है, और वो ये है F इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट्स के अंदर v क्रॉस b। जब मैं क्रॉस बोल रहा हूं, इसका मतलब है मैं वेक्टर प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा हूं। तो ये थी इसकी एग्जांपल्स। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर वेक्टर प्रोडक्ट वाला। थोड़ा सा लेंथी हो गया क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है, इसलिए मैंने आहिस्ता आहिस्ता आपको करवाने की कोशिश की है। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।